वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। आज मैं मानसरोवर भाग 1 की 7वीं कहानी नशा, जिसकी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है, का वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ। मानसरोवर भाग 1 की 6 कहानियाँ मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड है, जिसमें अलग्योजा, ईदगाह, माँ, पेटू वाली विधवा, बड़े भाई साहब और शांति। आज मैं नशा कहानी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराने वाली हूँ, क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि पूरे अच्छे से नहीं पढ़ने के पाठ को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो बीच बीच का क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए पूरा कहानी को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें इसके पात्र जो है वो है ईश्वरी, रियासत अली और है राम हरक। ये 3 पात्र हैं। मैं लिख देती हूँ कौन सी है। ईश्वरी, ताकि पात्रों से रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम पूरी कहानी में जुड़े रहें। ईश्वरी, रियासत अली और एक लास्ट है राम हरक। ये 3 पात्र हैं। जो ईश्वरी है वो बड़े जमींदार का बेटा है और उनका एक मित्र है जो गरीब कलर का बेटा है। और ऐसा होता है कि शुरू में गरीब कलर का बेटा बहुत ही ईश्वरी को बड़ा भूला कहता है कि ज़मींदार लोग बहुत ही गरीबों का खून चूसते हैं। और बाद में जब वह उसके घर ही जाता है, मतलब ईश्वरी के घर कुछ पढ़ाई के लिए जाता है, तो उसके घर के सुख आराम का भोग लेने लगता है और उसकी नशा में लुप्त हो जाता है। यही कहानी का आशय है। और अब हम इस कहानी में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि हमारा किसी भी प्रश्न से छूट ना सके कोई भी प्रश्न। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब लड़का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना था। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। आप समझ रहे हैं कि जो गरीब कलर का बेटा है, जो मैं है, वो हमेशा ईश्वरी को बड़ा भूला कहता, क्योंकि ज़मींदार का बेटा था वो, और उन लोग दोनों में बहस होता था, तो वो हार कर भी हमेशा मुस्कुराता था ईश्वरी। फिर क्या होता है, शायद उसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में वह एक बेदर्दी और उदारता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने से जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। यानी कि भले वो नौकरों से किसी प्रकार का भी व्यवहार करता था, पर मित्र से, अपने दोस्त से बहुत अच्छा व्यवहार करता था और ख़ासकर इनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझसे भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियां में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थी और ना घर वाले को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे तो कुछ देते हैं, वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी ना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया।
ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने उसके साथ ही कला कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। यानी कि जमींदार लोग जो हैं वो आसामियों पर शासन करते हैं। वो इस हुक्म पर शासन करते हैं कि आसामियों का जन्म ही हुआ है जमींदार लोगों को खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है, तो जमींदारों का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं जीत पकड़ लेता। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी कि इन्होंने सेकेंड क्लास में सफ़र किया। पहले तो वो इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं कर पाते थे। गाड़ी तो 9 बजे रात की आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। अब अच्छा ट्रेन में जा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर जल्दी ही पहुँच गए, शाम में ही पहुँच गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरे वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों ने यह पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। यानी कि जो ईश्वर थे उनका अच्छा ड्रेसिंग सेंस था, और जो इनका तो थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इसलिए बहुत कोई पहचान लिया कि कौन मालिक है, कौन उसका पिछलग्गू है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। अब बुरा तो लगेगा, वो उसका मित्र है। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता का जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। यानी कि जितना उनके पिताजी का इनकम होगा उतना इन लोग को, ईश्वरी के पिताजी को, और ईश्वरी मतलब बहुत सारा इनाम वगैरह मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। यानी कि वो भी चाह रहा था कि ईश्वरी जैसा सेवा मुझे भी मिले। फिर क्या होता है कि क्यों क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार है ये सब, एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग नहीं है। मैंने खट्टे मन से कहा, इस तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतने अदब करते हैं? जी नहीं, कदापित नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी। प्रयास से चली तो प्रतापगढ़ जरूर रुकी। कहाँ से? प्रयास से चली और प्रतापगढ़ में रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकेंड क्लास है। अब यहाँ पे तो दूसरा आदमी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थडे पर बैठ गया। मुझे कितना आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मुरादाबाद। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरे ब्राह्मण थे, राम हरक। तो जो बताया गया था, एक थे ईश्वरी पहला पात्र, दूसरा पात्र को हम बताए थे रियासत अली, वो कौन थे? एक मुसलमान थे। और तीसरा पात्र बताए थे राम हरक, वो क्या थे?
वो ब्राह्मण थे। तो यहाँ से 3 पात्र आप लोग को याद हो गया होगा, एक ईश्वरी, दूसरा रियासत अली और तीसरा राम हरक। ईश्वरी कौन है? एक अमीर जमींदार का पुत्र है। रियासत अली कौन है? उनका क्या बोले, उनका सेवक है जो मुसलमान थे। और दूसरा ब्राह्मण थे राम हरक। दोनों ने मेरी और परिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं तुम कौवे और होकर हंस के साथ कैसे? यानी कि उनको कौवा बोल रहे हैं और हंस ईश्वरी को बोल रहे हैं कैसे यहाँ पहुँच गया। रियासत अली ने ईश्वर से पूछा, या बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? रियासत ने जवाब दिया, हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यो कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। यानी कि इसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है ताकि इन लोग जितना भी नौकर सब है जो उनके मित्र जो मैं करके बताया जा रहा है, जो लेखक है उसको इज्जत मिले। नहीं तो फिर अगर जान जाएगा कि ये अच्छे घर का नहीं है या कुछ भी है तो फिर उसको इज्जत नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो ईश्वरी है उसका थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया, इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थे है, पर यहाँ से उनका भी जवाब इनकारी ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा। यानी कि कौन चकित नेत्रों से देखा? रियासत अली और राम हरक दोनों ने इसे बहुत ही क्या बोले, चकित की। इतना अच्छा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जाने पड़े। रियासत अली ने अर्थशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। अब तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कपड़ा पहन के तो नहीं था। तो फिर रियासत अली ने बोला कि आप तो बहुत सिंपल कपड़ा में हो। ईश्वरी ने शंका निवारण की, क्या बोला? महात्मा गांधी के भक्त थे साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहने ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहा कि राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। मतलब और इसका बहुत ज़्यादा तारीफ कर लिए कि महात्मा गांधी का भक्त है, खद्दर के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं और इतना पैसा कमाने के बाद भी, सालाना 2.5 लाख कमाने के बाद भी बहुत सिंपल रहते हैं। तो इस तरह उसका नौकर के सामने वैल्यू बनाया गया। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, अपने महाराजा चोगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जाई और चमरोदे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। तो फिर जो राम हरक उसका भाप नहीं पाता, मतलब वो बोला कि अमीर का ऐसा स्वभाव हो सकता है। तो रियासत अली उसका समर्थन किया। ये नाम याद रखिएगा, महाराजा महाराजा चौगली, जो भी नाम लिखा हुआ है उसको अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिए। इसका उदाहरण दिया गया है, बीच से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। तो फिर ये बहुत ही, जो ये राजा थे बहुत ही सिंपल में रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। क्या पहनते थे? एक गाढ़े की मिर्जई और चमरोदे जूते पहने बाजार में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। मतलब ये इतना झूठ बोल रहे थे ईश्वरी, फिर भी जो लेखक है वो उससे हंसी नहीं आया। मतलब इतना झूठ बोल रहे थे तभी ये कुछ नहीं बोले। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो में उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मतलब जितना भी झूठ बोल रहे थे तो उसका ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था कि मैं रियली मैं वैसा हूँ, मैं ससवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियाँ काँप रही थी। मैंने चेहरे पर सिकन ना पड़ने दिया। मतलब पहली बार वो घोड़े पर बैठ रहे थे तो बहुत ही डर लग रहा था। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता।
संभव है ईश्वरी ने समझ लिया कि यह कितने पानी पानी में है। फिर क्या होता है, ईश्वरी का घर क्या था, किला था, इमाम बाड़े इसका, सब फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ में सबको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए, नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल के अफसर समझने लगे। अब वो तो देहात का है, मतलब इसको क्या समझने लगे, पुलिस कांस्टेबल समझने लगे। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जरा जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो। यानी कि फिर देखा मौका पाते हुए फिर ईश्वरी को बोला, तुम तो बहुत शैतान हो, तुम तो पूरा मेरा वैल्यू बढ़ा दे रहे हो। ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। मतलब जान रहा था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे मित्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो इसके लिए उसे ये झूठ बोलनी पड़ी। जरा देर की बात नहीं, नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। यहाँ पे क्या नाम आ गया इसका, कुंवर साहब इसका नाम लेने लगे। कुंवर साहब का पहले पांव दबाओ। मैं चरपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हो कि किसी ने मेरे पैर दबाए हो। मैं इसे अमीरे के चोचले, रईसों के गधापन और बड़े आदमियों के मुठमर्दी और जान ने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। मतलब पहले ये सब काम जो इसको इतना सारा सुविधा दिया जाता था, तो ये सब को बहुत ही करके ईश्वरी का हंसी करता था, परिहास करता था। और आज मैं पोतरों का रईस बनने का स्वांग भर रहा हूँ और आज वो खुद ही इसका सुख भोग रहा है। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डरते थे, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे भी पाँव धोए। मेरा वह विचार ना जाने कहाँ चला गया था। ऐसा विचार जो था कि जमींदार लोग बहुत ही सुख भोगता है, अच्छा नहीं करता है, तो वो विचार इसका कहाँ चल गया। जब वो खुद सुख भोग रहा था तो इसका विचार कहीं गायब हो गया था। मतलब खुद ही इस पे लिप्त हो गया था, इस पे सुख भोगने पे लिप्त हो गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में सटों पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठा तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटा तो आदमी पंखा झेलने को खड़े। मतलब हर काम के लिए आदमी है। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए। यानी कि इनको सब कुंवर साहब समझने लगे हैं और बहुत सारा वैल्यू मिला जा रहा है। बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथ कैसे बिस्तर बिछाए। फिर क्या होता है, उनकी महानता में बटा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं। कुंवर जो ठहरा, कोई 11:30 बजे महरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर में धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की इस सुधि ही ना रही।
अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। इस इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? यानी कि शाम हो गया था, लैंप नहीं जला हुआ था, तो ईश्वरी कभी नहीं जलाता था लैंप को, तो फिर वो कुंवर साहब है, वो कैसे जलाएगा? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों को यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं। सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि या सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेगा। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? या लोग गरीबों की खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने पीर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदार की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़े जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। तो उल्टा इसको बहुत ही बड़ा आदमी समझ रहा है। मैंने कहा, अभी तो मेरे कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना उसी दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी गई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियों भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकती थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे हैं सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो क्या राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसके गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसके बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यो ही कम थी, दूसरी उस गवार का आकर मेरी मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा।
एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देते। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांसें लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर माँ घूस पावत नहीं, उस पे इतना मिजाज? ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। और मेरी नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। यानी कि जो नशा उसका इस जमींदार के घर में जाकर हुआ था वो धीरे धीरे उतरता हुआ दिखाई देने लगा और वो फिर से वापस अपने पहले वाले रूप में आने लगा। तो इस प्रकार यह कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी में एक जो खुद जमींदारी का विरोध करता है और खुद उसे बड़ा बुरा भला कहता है, वह उसी का सुख भोगने लगता है और फिर धीरे धीरे वह नशा निकलने लगती है। यही इस कहानी में दिखाया गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी या मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस तरह हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और मैं अभी और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।